एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है लास्ट 5 साल के पॉलिटी के मैराथन में। वन शॉट में लास्ट 5 साल के पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ट्रिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इस पूरी वीडियो को देखेंगे, एंड तक टिके रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उन सब का आप जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन पूरे एक एक करके समझाने वाला हूं, ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। ये मैं कमेंट में आपके साथ एक्टिव रहूंगा, कमेंट का मैं रिप्लाई देता रहूंगा। अभी मेरे पास स्क्रीन नहीं है जो मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊं या देख पाऊं। मैं सिर्फ क्लास चालू रखूंगा, मैं कमेंट में नीचे आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपको रिप्लाई करता रहूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा से समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा इज इक्वल पावर विद लोकसभा। आप सब कमेंट में रिप्लाई देते चलिएगा। ठीक है। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डी आंसर। द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों की जरूरत पड़ती है इस पे, स्पेशल मेजोरिटी की। ठीक। मेकिंग कट मोशंस, ये तो लोकसभा का पार्ट है। ठीक, तो इसका आंसर है अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें दोनों की वो होती है। रिमूवर गवर्नमेंट का जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा वो आपका लोकसभा में ही आएगा। इंपीचमेंट आप दोनों में ला सकते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका लोकसभा में ही आएगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देख लो, संसद के सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड के अंतर्गत निर्धन संदर्भ में कथन को कौन सा सही है? एमपी लैड जो होता है वो एमपीओ का यूज फंड होता है, जिसमें वो जहां से निर्वाचित है वहां के क्षेत्र की रोड इत्यादि, पानी वगैरह की व्यवस्था सब कुछ अच्छे से सुकर करे, ये फंड उन्हें दिया जाता है। ये फंड होता है आपका 5 करोड़ टू ईच एमपी। हर एक एमपी को 5 करोड़ फंड प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एमपी लेड फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। A specified portion of each MP fund must be benefit SC/ST population, ठीक है ये भी ठीक है। MP led fund are sanctioned on yearly basis and the unused fund cannot be carried, नहीं cannot be carried ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 करोड़ उसे मिलता है, वो कभी भी उन 5 करोड़ को कैरिड भी कर सकता है, कभी भी यूज भी कर सकता है ईयरली बेसिस। ठीक। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्कर अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। अगर जो मैं इसमें 3 एलिमिनेट कर दूं, 3 एलिमिनेट, आपके सामने आंसर यही बचता है 1, 2 एंड 4। इसके साथ आप चले जाएंगे। अब मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूं, जब भी आपको पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नकार दे, अगले वर्ष के लिए नहीं जाता या नोट रिक्वायर्ड या फिर नोट ग्रांटेड, ऐसा कुछ मिले ना आपको, तो उस ऑप्शन को गलत कर देना। अधिकतर 99% चांस है वो ऑप्शन गलत मिलेगा। 10% कार्य ये भी डाटा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटी में डाटा की ट्रिक बहुत कम लगती है। पॉलिटी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट की ट्रिक लगेगी, बट डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से मानित, ये चीज होती है जो पॉलिटी में एक्सट्रीम होती है। ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई, डाटा की तरफ पॉलिटी में कम रोंग करने की कोशिश करना। ठीक है, इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनऑपरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू फ्रीडम, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, या राइट टू इक्वालिटी। हमें इतना पता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 22 है, वो अनटचेबिलिटी के हिसाब से कहां से आएगा, इसको हम देखते गलत करेंगे। राइट टू फ्रीडम भी नहीं हो सकता, राइट टू फ्रीडम भी नहीं हो सकता। राइट अगेन एक्सप्लोरेशन, ये 19 से 22 तक आता है, ये 23 से 24 तक आता है। ठीक, ये है हमारा 14 to 18। ठीक, ये राइट टू इक्वालिटी होगा, जिसमें आपका देश, जेंडर, सब चीज, अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इक्वालिटी के ऊपर ही है आपका। तो इसका आंसर होगा राइट टू इक्वालिटी। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। इस ऑप्शन को आप देखते हटा देंगे,
आपको ये अनटचेबिलिटी पूछा है, राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी, भाई आप फंसेंगे, लेकिन इक्वालिटी खुद ही अनटचेबिलिटी का आंसर दे रहा है, ठीक है। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉय। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण किससे विदेशित है? ये इसका आंसर द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से न्यायपालिका का क्या लेना देना, इसको हम गलत करेंगे। सेवन शेड्यूल तो हमारा उससे रिलेटेड है, सेवन शेड्यूल भी नहीं होगा। अ कन्वेंशन प्रैक्टिस, परस्पर व्यवहार द्वारा, ये इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इतना बता रहा, जब भी कोई वेलफेयर की या कानून निर्माण की या फिर आइडियल ऑफ बेस्ट सोसाइटी ऐसे कोई क्वेश्चन फंसे ना, तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप उसका आंसर लगा देना। सबसे बेस्ट आंसर जो होगा ये यही निकल के आएगा, क्योंकि इसमें आइडियल ऑफ वेलफेयर का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये यूपीएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, हर ईयर एक दो ईयर या फिर कभी कभी ईयर टू ईयर ये रिपीट होता रहता है। जहां तक उम्मीद है, मैं अभी 5.5 साल की करा रहा हूं, तो बीच में मिलेगा आपको जरूर। अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट डेफिनेशन, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, विधानमंडल द्वारा सरकार, ठीक है। अभी इसको पॉपुलर गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत आंसर। पॉपुलर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मीन्स है नहीं यार, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का है। जैसे क्या बोले हम, प्लस प्लस प्लस, जैसे इसकी 200 आई तो इसकी 100 आ गई, ठीक। ये अब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बन गई, मल्टी पार्टी हो गए। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी पावर लिमिट की हुई हो, ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूशन उसे अपनी विधि से बाहर जाके कानून बनाने को रोकता हो, डिक्टेटरशिप करने से रोकता हो, उसकी पावर लिमिट में रखता हो। वरना भाई वो तो कुछ भी कर देगी यार, टैक्स इतना बढ़ा देगी कि आप उसको भर भी नहीं पाओगे, और अपनी मुंह चाहे मन चाहे पैसे मांगेगी, ये तो डिक्टेटरशिप होगी ना। इसलिए लिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन उसे लिमिट बाउंड में रखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत में संविधान का निम्नलिखित से कौन सा भाग मानव अधिकारों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबंध करता है? आप इसे 1948 को इग्नोर करो, आप केवल यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे फोकस करो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड, इंडिया में ह्यूमन राइट से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी है, जो आपके गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में तो बल्कि दिया ही उन्हें इसके ऊपर है, और इसने क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रियम्बल से तो इसकी शुरुआत हुई है, देखा जाए तो एक तरीके से सोशल सोवरेन डेमोक्रेट रिपब्लिक, ठीक। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। जहां भी आपको ये 3 ऑप्शन मिले ना एक साथ, तो ज्यादातर इसका आंसर ओल में जाना, अगर जो कोई इन्हीं के अंदर से आर्टिकल से क्वेश्चन ना पूछा हो, वरना है चारों के चारों आइडियल ऑफ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ जाते हैं, ठीक। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जो संसद की व्यवस्था को बना के रखती है, संसद के साथ साथ चलती है। कौन सी गवर्नमेंट है, इन नाम से ये पूछा है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट, आप कोशिश करें कि इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। आर रिप्रेजेंटेड बाय द इन द गवर्नमेंट, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट। भाई फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? इलेक्शन की जरूरत क्या है जब सभी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज? पार्लियामेंट की सदन को रिप्रेजेंट कौन करती है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष किससे चुना जाता है? ठीक, बिल्कुल गलत ऑप्शन। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे, अच्छा है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द पीपल। अरे भाई साहब, आप गवर्नमेंट को हटा सकते हो, आप वोट दे सकते हो, आप वोट से गवर्नमेंट चुन सकते हो, आप अपना मनचाहा एमपी चुन सकते हो, एमएलए चुन सकते हो, लेकिन क्या आप अपने चीफ मिनिस्टर या पीएम को हटा सकते हो? इतनी पावर आपके पास है? गलत। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीट द फिक्स्ड टेन्योर। अरे भाई साहब, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस चीज के लिए होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके लिए है? प्रेसिडेंट किसके लिए है? ठीक, कि वो तो बोल रहा है उसे आप रिमूव ही नहीं कर सकते। भाई उसकी अगर जो भंग हो गई उसकी
गवर्नमेंट या फिर उसकी लोकसभा में स्ट्रेंथ नहीं बची तो क्या आप उसे खत्म नहीं कर सकते? डी गलत है। हम कुछ और स्टेटमेंट के साथ जा ही नहीं सकते, सारी स्टेटमेंट इतनी गलत दी हुई है कि बी हमारे देखते ही आंसर आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ क्वेश्चन, एक मिनट, ये तो हो गया, एक मिनट रुकना। चलो, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? अरे भाई यार, अभी मैं इसका जिक्र कर रहा था, बिल्कुल अभी आपके सामने मैं बोलने लग रहा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, देख रहे हो, ये यूपीएससी का ट्रेंड है, वो इसका लवेबल और फेवरेट टॉपिक है, इसे आप प्लस में लेके चलना, क्योंकि इससे हमेशा का है 2+3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, तो इसे आप कोशिश करना अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। देख रहे हो आप, और पीवाईक्यू में भी आगे और आएंगे, वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर ऑफ स्टेट। मैं आपसे बोल रहा हूं, जो स्टेट को भी विधि निर्माण करने में या उनका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करता है, वेलफेयर ऑफ स्टेट बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, अगर जो कुछ बातें आपको समझ में ना आ रही हो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देता चलूंगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे आपको ये वर्ड मिल जाए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड करता है, जितने भी 99% चांस हैं कि वो आपका गलत ही होगा। इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी पद को या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे प्रोवाइड कर सकता है? बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट आपको पल पल में बताता रहता है, अपने क्या बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू से कह लीजिए या अपने फैसलों से कह लीजिए। जैसे हमारा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ठीक, आर्टिकल 19 ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ठीक, तो और जुडिशियल रिव्यू सेफगार्ड द सिटीज लिबरेशन प्रिजर्व, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कहीं जिक्र था? जुडिशियल रिव्यू का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, तो इसका आंसर डी होगा। जहां भी आपको ये ऊपर ही देखने को मिल जाए ना, उस स्टेटमेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप उसे एलिमिनेट कर देना। लेकिन आप, फिर मैं कहूंगा, मेरी इस बात को सीरियसली मत लेना, उसे पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ 99% चांस है कि वो गलत होगा, लेकिन फिर भी उसे पढ़ लेना यार। इन कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अप्रोप्रिएट द ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी, भारत में संदर्भ नौकरशाही निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जैसे मैं आपसे बोल दूं आईएएस, आईपीएस। ठीक, ये हम सब ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट भी बनाती है, इतना जरूर ध्यान रखना। ये आपका पॉलिटी बेस भी है और ये हमारे से बेस भी है, दोनों से बेस है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पॉलिटी से भी, इतना याद रखना। लेकिन इसमें जो पूछा हुआ हमारा अप्रोक्रिएट, हम नौकरशाही पूछा हुआ है, साफ साफ ब्यूरोक्रेसी यानी आईएएस आईपीएस, सीधा सीधा हमारे पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इनने। एन एजेंसी फॉर स्कोप द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, देखो मैंने क्या कहा था, उसने जानबूझ के ऐड किया ना, एक ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट से और हमारी इससे भी रिलेटेड है, पर इसने नौकरशाही पूछा है, तो आपको दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये गलत होगा। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर एंड फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को संग करने वाला अभिकरण, एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी एक एजेंसी, गलत। राजनीतिक, स्थलीय और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने के लिए अभिकरण, एजेंसी पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी कुछ सही हो सकता है, लेकिन एजेंसी टू इम्प्लीमेंट अ पब्लिक पॉलिसी, हमारा काम ही है पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक में स्कीम की रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को बताना कि इसमें हमें इस स्कीम की जरूरत है, इसमें हमें इस स्कीम के तहत चलना है, या फिर उसे प्रोवाइड कराना, स्कीम बेस्ड स्ट्रक्चर बताना। जैसे हम बोल दे एमएसएमई बोल दिया हमने, ये भी तो स्कीम बेस्ड स्ट्रक्चर ही है ना,
ये भी तो स्कीम बेस्ड स्ट्रक्चर, योजना हो गई आपकी, ये भी स्कीम बेस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। ये तो हमारा काम है, एक तरीके से उन्होंने जिसकी पोजीशन के लिए आप पेपर देने जा रहे हो उस पोजीशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैव नो लीगल इफेक्ट। प्रियम्बल के बारे में पूछा है, आप इसे इतने पढ़े, ठीक है, इस पे फोकस करें। चलो, नोट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज नो लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट, नोट अ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, गलत। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैव नो लीगल इफेक्ट। देखो क्या रिवर्स स्टेटमेंट खेला है दोनों में। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली फॉर अदर पार्ट। इसका आंसर होगा आपका डी। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन इसका कोई लीगल इंडिपेंडेंटली इफेक्ट नहीं है। जैसे आप फंडामेंटल राइट का है, आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिट्स इशू कराकर उनको लीगल इफेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप प्रियम्बल के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा प्रियम्बल का उल्लंघन हो गया, हमें रिट्स कर चाहिए हमारे प्रियम्बल के उल्लंघन के खिलाफ। ऐसा ये आपका कोई जुडिशियली बेस या फिर इसका कोई ऐसा लीगल इंडिपेंडेंट पार्ट इफेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी स्टेटमेंट? तो इसका आंसर होगा डी, ठीक। With the reference of provision contained part 4 of Constitution of India, which following statement is are correct? They shall be enforced by court. They shall not be enforceable by any court. अब आपको पता लग गया भाई, दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही होगी, तो ना जिसमें 1 और 2 है वो स्टेटमेंट को काट देना। खैर वो भी चला के उन्हें किसी में 1 और 2 एक साथ नहीं दे रखा, बहुत शातिर है यूपीएससी। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द पार्ट आर इन्फ्लुएंस एंड मेकिंग लॉ बाय द स्टेट। भाई ये तो डीपीएसपी का बिल्कुल ठीक है, तो 3 तो आपका होना बनता है, तो फर्स्ट भी काटो सेकंड भी काटो, इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। दे शैल बी एनफोर्स बाय कोर्ट। डीपीएसपी जो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड से लिया गया है, जिसका हम 1934 में बेस मानते हैं, बेस जिसे हम मानते हैं 1934 एक्ट से, जिसको हम बेस के रूप पे देखें, लेकिन वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। इसमें आपके प्रिंसिपल हैं जिनसे रिलेटेड आप आर्टिकल बना सकते हैं। जैसे हमारा 21 से राइट टू एजुकेशन बना था, हमारा वेजिस का बना था, ठीक। दोनों फंडामेंटल राइट इससे रिलेटेड ही निकल के बने हुए हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपको पहला गलत हो जाएगा, 2 और 3 इसका आंसर करेक्ट होगा एकदम। केवल फंडामेंटल राइट ही आपका जो है एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है जो पार्ट 4A में आती है, ठीक। वो भी आपका जुडिशियली एनफोर्समेंट नहीं है, ठीक। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। फिर से क्या कहा मैंने? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन मैंने क्या कहा था? पढ़ लेना चाहिए। Who is eligible to vote can be made a minister in state for 6 months even if she is not a member of legislature। अब मैं इसमें पहले आप बताइए इसमें क्या गलती है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या गलती है। मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा आपको इसका, ठीक है, ठीक। a person who is eligible to vote, कमेंट में जो बाद में देखेगा ना 19 के साथ आगे लिख के उसमें मेरे को डाल देना, जैसे 19 में ये दिक्कत है ऐसे नीचे डाल देना और मैं उसका नीचे रिप्लाई कर दूंगा आपको, या फिर मैं अगर जो लाइव सेशन में इसकी कमेंट देख रहा हूँ तो भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक। एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन एलिजिबल टू वोट। वोट के लिए एलिजिबल इंडिया में 18 प्लस है, लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए एज 25 है। तो उनने क्या बोल दिया? एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर ऑफ 6 मंथ इवन इफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर। भाई यहां तक ठीक है, लेकिन उसने जो वो दिया एकदम गलत दिया। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, तो बोथ भी गलत हो गया। अब आपके सामने बचा बी या डी। अकॉर्डिंग टू रेस्ट्रिक्शन एक्ट 90, a person convicted for criminal offense sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified for post in election। परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड वो नहीं होता है, वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। उसके पास तब भी आपका 5 साल के बाद जिस तरीके से उसे
स्पीकर भी बोले या फिर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी वो बोल सकता है, लेकिन वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता। उसके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं कि वो 4 साल या 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई इस बेस पे होगा, अगर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसको बोल दिया कि अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर डी होगा। ठीक है भाई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समोन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस ही थिंक फिट। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो कभी भी कर सकता है, मान लिया हमने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for 3 sessions of parliament in a year but is not mandatory to conduct all 3 sessions। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भाई 3 सेशन बोले हैं कि 3 सेशन, मैं लिख रहा हूं, क्या हो रहा है, एक मिनट, कि 3 सेशन आपको मैंडेटरी है, कंडक्ट कराने होंगे। एक आपका बजट सेशन, एक आपका मानसून, और एक आपका विंटर सेशन। वो मैंडेटरी बोला है ना, कन्वर्ट कराने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इन्हें कन्वर्ट कराना ही कराना पड़ेगा, मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी हम इसे करेंगे गलत। और पहले सबसे बड़ी ट्रिक क्या लगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ठीक है, ये ठीक है, इसे आप नेगेटिव मत समझना, ये ठीक है आपका। ऐसा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नहीं दी हुई है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसे आपको मिलना ही मिलना पड़ेगा, ऐसी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक, जो अधिकतर कमेटी थी, कमेटी ने 120 डेज डिसाइड किया था, 120 दिन कि उन्हें मिलना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये लीगल इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, कि उसे मिलना ही मिलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। ठीक, चलो आगे चलते हैं। वो आपका खत्म हुआ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2021। ठीक, चलो जल्दी जल्दी आते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंदर आर्टिकल, अरे भाई अभी जिक्र कर रहा था यार, आर्टिकल 21। ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का, बार बार रिपीट आएगा। ये एक तरीके से यूपीएससी एक लड्डू देता है यार, प्लीज मेरे पेपर में नेगेटिव तो मत लेके आना, 2 नंबर तो ले ही आना, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग, भारत में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसा अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामलों को प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। दोनों अपोजिट स्टेटमेंट, ये मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं अपोजिट स्टेटमेंट की। जब आपको 2 स्टेटमेंट अपोजिट दिखे कि एक स्टेटमेंट कुछ और बोल लिया, अब न्यायिक हिरासत के दौरान मामले को पुलिस अधिकारी पूछताछ नहीं कर सकता, किसमें, अपने ही जेल में। वाया उसके जेल में लिखा है, रखा है वो कोई कैदी, उसने कभी पहले स्टेटमेंट में क्या बोला कि वो जेल में रखा जाता है, हवाला में नहीं रखा जाता, हवालात में, जेल में रखा जाता है, और वो उसमें पुलिस अधिकारी पूछताछ ही नहीं कर रहा। ठीक है, और सबसे पहली बात वो मजिस्ट्रेट के साथ, मजिस्ट्रेट की न्यायिक हिरासत में, और वो पूछताछ ही नहीं कर सकता। ठीक, इसमें क्या दिया, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ नहीं कर सकता। ये आपका एकदम ठीक है। क्यों, अगर जो वो न्यायिक कस्टडी में चला गया है तो आपको अनुमति लेनी होगी कि ये मेरे को सबूत मिले, मेरे को इससे रिलेटेड पूछताछ करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे इजी है, अपोजिट स्टेटमेंट है, ये 2 तो आप करेक्ट नो कर दो, एक तो पक्का आपको सही मिलेगा, फिर आप 50-50 पे आ जाओगे, 50-50 पे आ जाओगे। 50-50 पे आने के बाद आपको क्या करेक्ट कर देना है, आपको करेक्ट कर देना है ओनली 2। ठीक, ओनली 2 आपको इसमें करेक्ट कर देना है। चले आगे। At the national level, which ministry the nodal agency ensure effective implementation of scheduled type in other traditional forest development recognized the Forest Right Act 2006।
इसने क्या पूछा, नोडल एजेंसी इंश्योर शेड्यूल ट्राइब, आपका फोकस होना चाहिए इस पे, शेड्यूल ट्राइब पे। ये फॉरेस्ट वोरेस्ट मत देखना, इनने आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए डाला, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए क्या, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं होती, इसे देखते के साथ एलिमिनेट कर देंगे। पंचायती राज शेड्यूल ट्राइब्स है, उससे ये भी गलत होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये दो ही बचता है आपके पास। जो शेड्यूल ट्राइब से पूछा है तो आंसर भी ट्राइबल से रिलेटेड ही होगा ना भाई, जो ट्राइबल के लिए मिनिस्ट्री बनाई हुई है उससे रिलेटेड ही तो आंसर होगा। आप भी मेरे को कमेंट में बताना ये लॉजिक आप लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे, ठीक है। A legislation which confers the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled legislative power of matter of application law violates which one of the following article of Constitution of India। कानून को लागू करने का कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुरोध एवं अनियंत्रित विवेदीकरण देता है, भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेद में किसका उल्लंघन है। क्या बोला इनने, प्रशासनिक अधिकारी अनिदेत एवं, मतलब इसने एक तरीके से आपका बोला कि आपका जो एप्लीकेशन अनकंट्रोल अथॉरिटी है उसे कौन वोलेट करता है, लो, एप्लीकेशन ऑफ लो। तो इसका आंसर 14 ही होगा भाई, 14 में दे तो रखा है लो से रिलेटेड कि आपके साथ लो से रिलेटेड कोई भी न्यायालय और उससे रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई आपका वोलेशन नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड पूरा पूरा ने एक स्टेटमेंट बना के आपको गुमराह करने की कोशिश की है। आर्टिकल 14 ही तो पूछा हुआ है, क्यों 44 क्यों नहीं हो सकता, ये यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 32 कैसे हो जाएगा, ये रेट्स है, ये रेट्स है, ये कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका यही आंसर होगा जो भी आप देख ले, 28 भी नहीं हो सकता। आप 50-50 फंसे, 28 इससे कहां रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of the following is an Indian polity and essential feature of the indicate the federalist character। फेडरल कैरेक्टर का पूछा है। संघ की विधायक संगठन इकाइयों को निवर्सित प्रतिनिधित्व होता है, बिल्कुल गलत। द यूनियन ऐसा इलेक्टेड रिप्रेजेंट फॉर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, ये तो कोई स्टेटमेंट ही मैच नहीं कर रही। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, पार्टी से रिलेटेड फेडरल स्ट्रक्चर में क्या, बिल्कुल गलत। द फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉज, इसका हम एक तरीके से मान सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों में न्यायीकरण न्यायालयों की बात की गई है, लेकिन इसका आंसर ए होगा। फंडामेंटल राइट उससे रिलेटेड वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता। आपका फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूअल गवर्नमेंट, ये आपका फेडरल फीचर्स में आता है। यूनिटरी में क्या आता है आपका, हमारा सिविल सर्विस, ठीक है, और हमारी सिटीजन, बहुत चीज आती है यूनिटरी में, पूरी यूनिटरी में आपको नहीं बता सकता, पूरा पेज भर जाएगा। लेकिन जो ये मेन है फेडरल का वो मैंने आपको बता दिया। यूनिटरी फेडरल यूनिटरी में जो फर्क होता है, प्रतिकरण होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। इसमें क्या पूछा है, स्टेट विद रेफरेंस बेस्ट डिफाइन द टर्म ऑफ स्टेट, राज्यों में शब्दों का सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है स्टेट। स्टेट को क्या परिभाषित करता है कि स्टेट क्या है, क्या है स्टेट, इन्हें साफ साफ पूछा है जिसमें आप रह रहे, स्टेट वो क्या चीज है, भारत के अंदर स्टेट क्या होती है, ठीक। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग, हाँ भाई, या जहां आप रहते हैं, जमीन खरीद के रह रहे हैं, परमानेंटली आप वहां रह रहे हैं, आपके नाम पर रजिस्टर है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ उसी स्टेट का है, ठीक, एड्रेस उसी स्टेट का है, परमानेंट। टेरिटरी इंडिपेंडेंट फॉर एक्सटर्नल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, अब तक ये ऑप्शन ठीक है, हम इसे फोल्ड पे रखेंगे। आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, टेरिटरी एंड पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेनेंस लॉ, गवर्न देम देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीनिंग ऑफ सस्टेन। गवर्न देम यानी एक तरीके डिक्टेटरशिप करने को आप, डिक्टेटरशिप करने को आप रहते हो स्टेट में कि आपके ऊपर आए कोई डिक्टेटरशिप कर जाए, नहीं। A number of person who have been living in a definite territory for a very long time, their own culture and tradition and government,
इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है, देयर ओन कल्चर, ठीक है, ट्रेडिशनल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, इसने क्या बोला, उनकी खुद की बहुत व्याख्या जो विधि बहुमत बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, यानी उनकी खुद की गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। ये तो हमारा जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की सबका एक तरीके से उल्लंघन है। सी बिल्कुल गलत होगा। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफिनाइट टेरिटरी, सोसाइटी central authority and executive responsible to the central authority and the independent judiciary। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो जुडिशरी के ऊपर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी तो होनी चाहिए। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ही नहीं होगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो जज कौन नियुक्त करेगा? अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा, जुडिशरी होगी, तो जज कौन नियुक्त करेगा? समझ पा रहे? इसमें आपकी एक और ट्रिक क्या होगी, आपकी ट्रिक होगी इसमें सेम अलाइक स्टेटमेंट। ए और सी सेम स्टेटमेंट है। अ नंबर ऑफ पर्सन, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग लिविंग इन ए डिफाइंड टेरिटरी, ये दोनों आपकी सेम स्टेटमेंट है। जैसे ही आपको सेम स्टेटमेंट मिल जाए ना, आपको दो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50-50 कर लेना, क्योंकि दो स्टेटमेंट जो सेम होगी ना, उनमें से एक आंसर होगा। सारे पीवाईक्यू मैं आपको करा रहा हूं और बताता जा रहा हूं किस तरीके से ट्रिक लगती है। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। With reference to Indian university condition the following statement: any retired judge of Supreme Court India can be called back, sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India prior permission President of India। ठीक है भाई, कोई भी रिटायर्ड जज, क्योंकि प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट ही बुला सकता है, बिल्कुल ठीक है। वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उसे 1 साल 2 साल का टेन्योर के लिए उसे काम करने के लिए बुला सकता है। ठीक है। A High Court of India has power to review its own judgment, ठीक, एज ए सुप्रीम कोर्ट डस नहीं। जब कोई हाई कोर्ट किसी के खिलाफ ऑर्डर कर देता है तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है उस जजमेंट को रिव्यू करने की या उस जजमेंट को हटाने की। आपने बहुत सी फिल्मों में कहीं भी सुना होगा, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये उससे रिलेटेड है, फिल्मों से भी सीख मिलती है, ये इस क्वेश्चन ने बताया है आपको। तो सेकंड होगा गलत, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको पढ़ो, नेक्स्ट को आंसर देने की कोशिश करो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमोसाइल, बिल्कुल ठीक है। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप, एक ही डोमोसाइल है। अब भाई आधे क्या बोलते हैं, 370 हट गया, जम्मू कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप थी, ड्यूअल सिटीजनशिप। 370 के क्लोज ही तो हटे, ड्यूअल सिटीजनशिप थोड़ी थी भाई, वहां पे सिटीजनशिप तो पूरे इंडिया में एक ही है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ स्टेट। इंडिया में ओनली बाय बर्थ नहीं, पाकिस्तान से भी जितने जने आए थे जिन्हें सिटीजनशिप दी गई थी, वो भी सिटीजन आपके हेड ऑफ स्टेट बनने के लिए चुने जा सकते हैं। वही नहीं, खाली केवल वो भी चुने जा सकते हैं। अब फॉरेन वन गारंटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एनी। अब मैं आपको सिटीजनशिप का 6 पॉइंट बताऊं, उसमें साफ साफ लिखा है कोई वोलेशन या फिर इंडिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण या वो देता है, उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। और आपका एक पॉइंट क्या है कि अगर जो कोई फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेता है तो भी आपकी इंडियन सिटीजनशिप रिवोक हो जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो आपका थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है, ओनली फर्स्ट आंसर है। ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट ऑफ वेल्थ वोलेट। अरे भाई कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने आपको बताया ना कितना 2 साल में 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, द डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक, What is the position of right to property in India? Legal right available to citizen only। ये जहां ओनली लिखे ना, सिटीजन लिखे, अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, उसी में सिटीजन ओनली। भाई फॉरेन के लिए भी अगर वो है तो उसे भी ये राइट है। अब मैं यहाँ पे गूगल का ऑफिस देख लूं या अमेजोन का ऑफिस देख लूं, वो भी तो प्रॉपर्टी के ऊपर है, वो भी तो प्रॉपर्टी के ऊपर इतने बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं भाई।
लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये बिल्कुल सही होगा। मैं नीचे की स्टेटमेंट पढ़ता ही नहीं, क्योंकि दो स्टेटमेंट जब मैंने कहा आपको सेम मिल जाए ना, तो 100% उन्हीं में से एक आंसर होगा। 100% लिख लो, उन्हीं दो सेम स्टेटमेंट में से आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की व्यवस्थित संधि क्या थी? लोकतंत्र गणराज्य, ठीक, अरे दोनों हिंदी में लग गए। संपूर्ण प्रभुत्व स्वतंत्र गणराज्य, ये बिल्कुल ठीक होगा। संपूर्ण प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक आपको पता है, ये बाद में अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। संपूर्ण प्रभुत्व ये तो जो बाद में जोड़ा गया उसे ही बोल रहा है, तो इसका आंसर बी ही होगा, क्योंकि ये बाद के अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं। ये पहले हमारे प्रियम्बल के पार्ट नहीं थे। जब प्रीमियल अमेंडमेंट हुआ, ये सोशल, पंथ निरपेक्ष और सेकुलर उसमें बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मीन्स, देखा फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने आपको क्या कहा था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ठीक, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेम आंसर उसी का, लेकिन सेम आपके बस क्या बदल दिया, वो बदल दिया। मेरे हिसाब से लगता नहीं मेरे को इसको समझाने की जरूरत है दोबारा, क्योंकि मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। ठीक है, 2022 स्टार्ट हुई रिपोर्ट एच.एन. सयाल, रिपोर्ट एच.एन. सयाल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास। मेरे को अभी नहीं पता कि क्या है ये, क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पनिश द कंटेम्प्ट टू देमसेल्फ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? जब आप किसी जज का उल्लंघन कर दें या फिर उसकी कोई बात ना माने, तो आपके ऊपर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के आपको सजा दिलवा सकता है, चाहे कोई वो जज ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो कोई लॉयर ही क्यों ना हो बड़ा, वो उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज कर सकता है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड वो भाई दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडिया सबसे राइट आप फोर्थ देख लेना, थर्ड काट दो, सेकंड काट दो, फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भारत का संविधान सिविल मामला और आपराधिक मामला परिभाषित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पायर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। ठीक, ये आपका सही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, मैंने आपको क्या बोला, जहां भी डिफाइन आ जाए ना वो गलत होगा। ये आपके सामने एक लॉजिक है, ये उस ट्रिक का वो है कि कहां ट्रिक वो लगानी है, जहां डिफाइन आए ना वहां पे आप गलत कर देना। तो इसका आंसर होगा बी 124। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं करता, एम्पावर करता है। ठीक है, with reference to constitution of following government law officer and legal firm are recognized and advocate, but corporate lawyers and patent attorney are excluded for recognized and advocate। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट भाई, रिकॉग्नाइज्ड ही एडवोकेट्स जो होंगे, बट कॉर्पोरेट लॉयर भाई ऐसे तो जो आपके लॉ करके अभी प्रैक्टिस पे आया है, ठीक, या वो आया, उसे तो आपका काउंसिल में खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भाई मानने नहीं है। बिल्कुल गलत, एकदम नकार रहा है स्टेटमेंट। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन रूल रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन लॉ कॉलेज। इसका आंसर बी एकदम सही है। इसमें आपकी क्या ट्रिक लगी? इसमें आपकी ट्रिक क्या लगी जो मैंने आपको बताया था, एडवोकेट बट द कॉर्पोरेट लॉयर। इसमें आपकी क्या लगी? दोनों को स्टेटमेंट को बढ़ाया गया जान के गलत करने के लिए। ठीक, इसमें ये ट्रिक लगती है। ठीक, तो आपका बी एकदम सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। A bill amend the constitution require prime and recommendation of president of India। बिल्कुल गलत है ये मैं भी आपको बता रहा हूं। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हो गया तो उसे प्रेसिडेंट की रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे पहले वो प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, आपने फर्स्ट गलत किया, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, आंसर आपके सामने। आपको दो स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी पढ़ लेते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी होता है वो, लेकिन वो एक बार उसे रिवर्ट कर सकता है, दूसरी बार उसे देना ही देना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 108 उस पे नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे। ठीक है,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इनटू रैंक। भाई मैं इसे पढ़ता ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइड डिफाइंड, जो मैंने आपको बोला बात यही है, सिर्फ उसका वर्ड बदल दिया, बात वही है। द टोटल नंबर मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सटेंड 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल ठीक है, आपका टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा 453 है, तो उसका कैबिनेट मिनिस्टर का 15% इंक्रीज नहीं हो सकता। ये आपका मेरे ख्याल से 91 अमेंडमेंट से आया था 2003 में। 91 अमेंडमेंट 2003 में आया था जितना मुझे याद है, और आप क्रॉस चेक कर लेना, पर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। तो फर्स्ट इसका रॉन्ग होगा, सेकंड गलत होगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आपका ट्रिक लगाई और ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक, देख लो, अभी हमने 2 साल पहले 2019 में पावर ऑफ राज्यसभा पूछी है, पावर ऑफ लोकसभा पूछी, वो पैटर्न को फॉलो करता है। द रेटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये दोनों की जरूरत है। द पास मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मैंने आपको बताया था अभी, जो लोकसभा हटाई जा सकती है वो लोकसभा के थ्रू हटाई जा सकती है। ठीक है, विघटित की जा सकती है। इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों में लाया जा सकता है, आरएस में भी और एलएस में भी। तो थर्ड एलिमिनेट 2 आपका आंसर है, क्योंकि रेटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ये भी आपका दोनों से ही रिलेटेड होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। The law specifies that nominate legislature cannot join any political party 6 months or being appointed as the house। एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ के ऊपर है आपका 10 शेड्यूल के ऊपर 52nd अमेंडमेंट। ठीक, द लॉ स्पेसिफाइड दैट अ नॉमिनेट कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months इज बीइंग अपॉइंटेड टू अ हाउस। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद द प्रेसिडेंट ऑफ डिक्लेयर। ठीक है, ये सेकंड आपका एकदम करेक्ट होगा, सेकंड आपका करेक्ट होगा, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। यह कानून करता है कि कोई नामनिश्चित विधायक सदन के नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल को शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसने ये स्टेटमेंट कहां बदली मैं आपको बताऊं, शामिल नहीं काट दो, सिर्फ नहीं काट दो। ठीक है, यहाँ पे नो लिखा, कहां लिखा था, लोएस्ट प्रेसिडेंट नो लगे पार्टी एंड विद इन 6 months ऑफ अपॉइंट इन द हाउस, इसमें एनी लिख दिया इनने। ठीक, अब ये काटो इसमें से, और आंसर आपके सामने, दल में शामिल हो सकता है। वो 6 month के अंदर, इसने उल्टा लिखने के जानबूझ के एक बार डाला, 6 month के अंदर शामिल हो सकता है, आफ्टर नहीं हो सकता, आफ्टर नहीं हो सकता, 6 month के पहले हो सकता, 6 month के बाद नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, और उसके कोई लोकसभा का जो स्पीकर होगा उसके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा। ठीक है, वो किसी भी टाइम पे दे, और वो क्वेश्चन आपका कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता, जो लोकसभा का स्पीकर इसमें उठाएगा। ठीक, अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल आर इंडियन ओनली ऑफिसर्स आर गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो ओनली आ गया, अटॉर्नी जनरल सोलिसिटर जनरल, अरे भाई क्या कहां गया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल भी तो आपका शामिल हो सकता है। अटॉर्नी जनरल आपका गवर्नमेंट का जुडिशरी हेड है, यानी अगर जो गवर्नमेंट के जो भी केस होंगे, जो गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, वो अटॉर्नी जनरल सोलिसिटर जनरल का यूज करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला, केवल यही 2 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं भाई, अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट द रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट अपॉइंट हिम रिजाइन। वैसे तो अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, तो इसके तो मैं इस ट्रिक को लगाते गलत मार दूं, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, अगर जो रेजिग्नेशन पार्टी होगी तो उसे भी सबमिट करना पड़ेगा। नहीं भाई, वो सबमिट क्यों करेगा, अटॉर्नी जनरल एकदम सबमिट नहीं, एकदम रिजाइन नहीं देता, वो दूसरी उस पर भी निर्भर करता है कि उसे रिजाइन दिलवाना है नहीं दिलवाना। ठीक, तो इसका गलत गलत, अटॉर्नी जनरल, इसका तो भाई वो आंसर है, मैं कहां जा रहा हूं, डी आंसर है। ठीक है, बताते रहना मेरे को, ठीक है, जैसे जैसे आपको समझ आए। मैंडमस विल नॉट लाइड अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अंटिल द ट्रस्ट, ये आपका आर्टिकल 32
देख रहे हो, इसमें इन्हें खुलेआम पूछ लिया, उसमें हाफ हाफ करके आपको स्टेटमेंट दी हुई थी उनमें, ठीक। आर्टिकल 32 4 तरीके की रिट्स देता है, मैंडेमस, हैवी कॉर्पस, क्यू वारंटो, इसमें इन्हें यहां भी दी हुई है, और प्रोहिबिशन। ये 4 तरीके की रिट इसमें होती है। इसमें इन्हें मैंडेमस के बारे में पूछा है। मैंडेमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं आती, नोट लाइड अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। मैंडेबल विल नोट लाइड अगेंस्ट अ कंपनी इवन थ्रू मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, हाँ भाई वो कंपनी के खिलाफ भी नहीं आती, वो सिंगल उसके खिलाफ आती है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर और म्यू कोवरेंटो ऑब्टेन द रिट ऑफ कोवरेंटो, बिल्कुल ठीक है भाई। आर्टिकल 32 जो बनाया हुआ है पब्लिक के फंडामेंटल राइट के लिए तो बनाया हुआ है, कोई भी जाके क्यू वारंट इशू कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल डी इसका आंसर है। ये वो स्टेटमेंट होती है जो आपकी कोई इधर उधर की बातें नहीं करती, डायरेक्ट सीधी बातें करती हैं, तो इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती। ये आपके एजुकेशन के पर्पस पे है। जो कोर एरिया होता है, जैसे मैं बताता हूँ फंडामेंटल एरिया, जो हमारे टीचर भी हमें बताते आए हैं, उससे रिलेटेड उसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, ठीक है। As per rule, proceed and conduct the business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held at such day the speaker may fix. रूल प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा वो स्पीकर जो डेट फिक्स करेगा उस दिन होगा, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। भाई डिप्टी स्पीकर जो हो रहा है वो स्पीकर ही तो उसकी डेट फिक्स करेगा, वो प्रोटम स्पीकर होता तो मैं मान लेता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भेजता है प्रोटम स्पीकर को। प्रोटम स्पीकर क्या होता है, जो जब कोई स्पीकर नहीं होता तो शपथ दिलाने के लिए एक ऐसा स्पीकर प्रोवाइड करवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एमपीज को शपथ दिलाए, ठीक। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन, मैंडेटरी, जहां कोई बाधक स्टेटमेंट दिखे ना, बाइंडिंग स्टेटमेंट, वो अधिकतर गलत होती है, फिर भी हम पढ़ेंगे। कैंडिडेट एज ए डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फॉर्म ईदर बाय प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, वो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से क्या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आपका स्पीकर बन सकता है, वो मैंडेटरी नहीं है कि उन दो पार्टियों से ही होगा, ठीक है। द डिप्टी स्पीकर हैव द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रेसिडिंग एंड सिटिंग इन द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेन इज रूलिंग, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, उसके पास भी सेम पावर होगी अगर जो प्रिसाइड कर रहा है, ठीक। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by speaker and duly seconded by prime minister, ठीक। इसमें क्या बोला, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुनिश्चित संचित पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्ति समर्थित होता है, बिल्कुल ठीक है, ये एकदम ठीक है। इसका सेकंड गलत है, सेकंड गलत, सेकंड गलत, ठीक। अब इसमें क्या बचा हमारा 3 और 4, लेकिन फर्स्ट ठीक है, प्रोटम स्पीकर, तो इसका आंसर होगा 1 और टी। वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा आपका सपोर्टेड नहीं किया जाता, ऐसा कोई वो नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर उसे सपोर्टेड करे, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक, क्या आंसर दिया मैंने, एज पर द रूल प्रोसीड एंड कंडक्ट अ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर शैल बी हेल्ड एज सच डेट फिक्सेस स्पीकर में फिक्स, लोकसभा का कार्यपद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को है जो अध्यक्ष नियत करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा 1 और 3, ठीक। द बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर इज दैट द, क्योंकि सेकंड इसमें गलत है, सेकंड गलत होगा, तो 1 2 3 2 और 4 नहीं होगा, तो आपका 50-50 बचा, लेकिन स्पीकर ही डेट फिक्स करता है जहां तक मुझे इसका है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, ये आंसर ठीक है, आगे चलते हैं। 2023 का स्टार्टेड है। इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। द इंडियन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट प्रिजन विच एक्सप्रेसली केप्ट एंड सब्जेक्ट टू प्रिजन एंड, दोनों में प्रिजन की बात की हुई है, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या एकदम सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट प्रिजन से ही रिलेटेड दी गई है। और इसमें हम जानते हैं जैसे भी गुजरात स्टेट के ऊपर भी आपका हुआ था कि उन्होंने प्रिजनर्स को, जो मेरे ख्याल सायरा बानो केस वाले थे, उनको जमानत दे दी थी प्रिजन के रूल के तहत, तो उस पर भी पूरा बवाल हुआ था, वो इससे रिलेटेड ही मान लो, इसलिए ऑप्शन आया था, तो इसका ए आंसर होगा।
विच वन ऑफ द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से वो क्वेश्चन भाई, पिछले 3 साल में तीसरी बार रिपीटेशन है इस क्वेश्चन का, यानी आपका हर साल 2-2 नंबर देने आता है। इट डिफाइन लिमिट पावर ऑफ गवर्नमेंट। मैं इसको पूरा हर बार जस्टिफाई नहीं करूंगा, इसका आंसर सी है, वो पावर लिमिटेड करता है। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग बॉडीज इन इंडिया। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है? द नेशनल ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। द लॉ कमीशन, आपने कोई सुनी है लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिगार्डिंग कमीशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस, आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ओनली ए आंसर है। इसमें पूरा नहीं समझाना, क्योंकि ये आप खुद चेक कर लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर जो पता है तो आंसर लगाना, नहीं पता है तो आंसर मत लगाना। ठीक है, अब ये है, कंसिडर द इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, all act done by him or is the performance of duties read as president before the date is become invalid। बिल्कुल गलत। अगर जो कोई प्रेसिडेंट ने किसी को पार्डन दे दिया या फिर उसकी जो आपकी प्रिजन की डेट है वो कम कर दिया, उसकी फांसी की सजा कम कर दिया, अगर जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसके वॉइड कर दिया, तो क्या उसे दोबारा फांसी पे चढ़ा देंगे कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सारे कार्य वॉयलेट हो गए, अब तुझे फांसी पे चढ़ना ही चढ़ना पड़ेगा? ठीक, ऐसे नहीं होता। तो ये ठीक है, वो पार्डन उसका आप ग्रांट कर दिया तो उसका पार्डन कैंसिल नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक, तो आपका ऑल 3 तो आंसर नहीं होगा। इलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व एंड इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, ये गलत है। अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन पीछे हट गया था? जैसा हम जानते हैं 2 बार इलेक्शन हुआ था पिछले मेरे ख्याल 4 साल या 3 साल से JNK में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, क्या उनका इलेक्शन रुक गया था? ये स्टेटमेंट भी गलत, यानी आपका ओनली 2 भी आंसर नहीं होगा। When a bill president to president of India, the constitution prescribed time limit which is attached and declare is a, ये भी गलत होगा, इसका आंसर होगा नॉन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई बाउंडेशन नहीं है, बल्कि आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे वो सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। 143 आर्टिकल ये कहता है। अब ये 143 आर्टिकल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी पे बवाल चल रहा है। अभी प्रेसिडेंट ने अभी एड्रेस किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ्स की जो है बाउंडेशन इस पे लगाई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 3 मंथ के अंदर उसे रेटिफाई करना चाहिए। लेकिन अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इसका जवाब पलट के दिया है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाउंड नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट अभी मैं इसको आंसर जो है नॉन के साथ हूं, क्योंकि यूपीएससी ने भी इसका आंसर नॉन दिया। अभी के हिसाब से भी अभी ये कंफर्म प्रोसेस नहीं है, तो आप अभी नॉन ही मान के चले। ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी, ठीक है। When the Lok Sabha transmit financial bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। अमेंड और रिजेक्ट, फाइनेंशियल बिल की बात हो रही है, मनी बिल की बात नहीं हो रही। मनी बिल को उसे 14 दिन के अंदर देना पड़ेगा। रिकमेंडेशन LS माने या ना माने उसके ऊपर है, ठीक है। When the Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendation। जो मैं बता रहा था वही आ गया। अभी आपका सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। In the case of disagreement between Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting of money bill, but a joint sitting become necessary for financial bill। फाइनेंशियल बिल और जॉइंट सिटिंग, उस पे फाइनेंशियल बिल पे जॉइंट सिटिंग आप, मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल बिल पे भी जॉइंट सिटिंग आपका नहीं होती है। फाइनेंशियल बिल पे भी जॉइंट सिटिंग आपकी नहीं होती है, तो बी इसका आंसर एकदम ठीक है। जो आपका थर्ड इसमें गलत होगा, वो जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक। It cannot amend, reject the bill, only make recommendation, ठीक है। The Rajya Sabha it can reject amendment the फाइनेंशियल बिल, ठीक है, ये भी ठीक है। इन द केस ऑफ डिक्सेंट, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी है भाई, ठीक। B1 है इसका आंसर।
वन द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एज द कम्युनिटी रिजर्व। और अगर जो उस आंसर में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और मेरे को बताना कि क्या है गलती। वैसे उसमें गलती नहीं है, उसका आंसर बी है। ठीक। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट बिकम द गवर्नर ऑफ अथॉरिटी सच फॉरेस्ट। ठीक। हंटिंग इज नॉट अलाउड सच एरिया। हंटिंग तो भाई किसी एरिया में अलाउड नहीं है इंडिया में, तो ये तो सही होगा। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कनेक्ट नॉन टिम्बर प्रोडक्ट। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये आपका गलत होगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को वहां पे नहीं कर सकते। ऐसे तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में उनके होगा कि जानवरों को मारना है, वो तो जानवरों को मारेंगे। और इसमें सेकंड में क्या दिया है कि वहां पे जानवरों को मारना अलाउड नहीं है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट, तो फोर्थ आपकी होगी गलत। ठीक। और आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ फटाफट मेरे को। ऐसे क्षेत्रों के लोगों गैर इमारती लकड़ियों का अनुपात होता है, ये भी गलत है आपका। इसका आंसर होगा बी। ठीक। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इसका। ये सही है, ये सही है, लेकिन इसका 3 और 4 गलत है। जस्ट चीफ वार्डन ऑफ स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच कम्युनिटी रिजर्व। चीफ गवर्नर ऑफ स्टेट, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है। ठीक है, इसका आंसर बी है भाई। ठीक, बी है इसका आंसर। Schedule area, notify schedule area take place through order of president. The largest administrative unit from schedule area is district and lower district is village. The chief minister of concerned state are required to submit the report to। गलत भाई, जब उसने फर्स्ट में शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट दे दिया तो थर्ड में भी प्रेसिडेंट ही होगा आपका, तो आपका ऑल 3 नहीं होगा। इसका आंसर भी आपका बी होगा। स्टेट जो है प्रेसिडेंट को ऑर्डर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया आपका विलेज और ब्लॉक उसका वो हो जाता है। तो इसका आंसर आपका बी होगा, इसका आंसर भी। ठीक। इसका आंसर भी आपका बी होगा। जो ये ओनली वाले हैं ना, अधिकतर इसमें जो बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो अधिकतर इसमें वो बी पे तुक्का मार आता है, वो उनका सही हो जाता है। ये पैटर्न मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक। इसमें मेरे को देखते के साथ एक चीज दिखी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, इन ये जो ऑप्शन होते हैं इनमें आपको केवल एक गलत करने की दे रही है, तो फर्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एकदम सही हो जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सी आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता कोई आर्टिकल को, मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ सिटीजन। बिल्कुल ठीक है। द 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। बिल्कुल गलत। 26 नवंबर 1947 है, और उससे पहले 26 नवंबर नहीं होगा यहाँ। 1947 को गठित हुई थी, तो इसका आंसर सेकंड, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सी होगा। सेम उसके बाद आंसर 1947 में थी, 1949 में नहीं थी। 2024 का पेपर आ गया है, पिछले 4 साल के पेपर आपके खत्म हो चुके हैं, 2023 का पेपर है। ठीक। एज पर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अमेंड प्रोविजन एडिशन वेरिएशन रिपील परिवर्तन परिवर्तन निरसन। बिल्कुल ठीक है। 38 उसका काम ही 368 का स्पेशल मेजोरिटी से एडिशन और वेरिएशन कर रिपील को करना है, यानी किसी चीज को बदलना, उसमें वेरिएशन डालना या एडिशन करना। जैसे हमने किसी आर्टिकल में एडिशन किया, ये तीनों उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा। और इसमें स्पेशल मेजोरिटी से ही होता है आर्टिकल 368। सिंपल मेजोरिटी पे 368 की जरूरत नहीं होती है। ठीक। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेसिफिक प्रोविजन रिस्पेक्ट मनी बिल। ठीक है। आर्टिकल 109 और 110 मनी बिल से रिलेटेड ही है। अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। भाई काउंसिल ऑफ स्टेट में वो इंट्रोड्यूस क्यों होगा जब वो सेंट्रल का मनी बिल। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस एडमिट करना है। ठीक है। द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव और बिल सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। अब भी मैंने आपको पीछे बताया, फिर से आपके सामने आंसर आ गया। ठीक। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्ट बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। गलत। लोकसभा बाउंडिंग नहीं है, 14 दिन की वो उसके पास टाइम होता है, और उसको एक्सेप्ट करना ना करना उसके ऊपर डिपेंड है।
ठीक है, तो फोर्थ एलिमिनेट आपका आंसर है 1 2 3, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही है लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक, डिलिमिटेशन कमीशन हैव बी कॉन्स्टिट्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिसंबर टिल दिसंबर तक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, उस पर अधिकतर वाले पे राइट करके आना, 99% चांस है आपका सही होगा। जहां तक मेरे को मिला 1961, नहीं 61 या 63, ये आप देख लेना, 1973 और मेरे ख्याल से 2002 ये आपकी 4 थी। 1951, हाँ 1951 हर 10-10 साल बाद थी, हाँ मेरे को जितना याद है, हर 10-10 ईयर बाद आपकी शुरुआत की 3 हुई थी और बाद वाली 2002 में हुई थी। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, जितना फैक्ट मेरे को पता है यही है मेरे हिसाब से। 4 इसका आंसर। आर्टिकल 71 अमेंडमेंट एक्ट से आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज जुड़ी है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और इसमें आपको ऑप्शन से क्या देखना है, 3 ही सही है इसमें। इतना हम जानते हैं कि भाई मैथिली बाद में जोड़ी गई थी, अगर जो इतना किसी ने, मेरे हिसाब से आधे तेरे को पता होगा, ये 92nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी 2003 में। तो ये इसने पूछा 75 1992, तो इसका आंसर 1 2 एंड 3 होगा। फोर्थ इसका आंसर नहीं होगा। जितना आपने पॉलिटी पढ़ी है मेरे हिसाब से ये आंसर आपका निकल गया होगा। Which of the following statement correct? Power of municipality are given in Part 9 of Constitution. Part 9 में पावर दी गई है म्यूनिसिपैलिटीज, ये आप देख लेना। Part 9 है 73rd अमेंडमेंट और 74th। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूर देख लेना, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज से बार बार रिपीट होंगे। इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन पार्ट आपका 18 में दिए गए हैं, ये भी ठीक है। संविधान के संशोधन संबंधी उपबंध आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। 368 जो आपका दिया गया है वो आपका पार्ट 20 में दिया गया है, तो इसका आंसर भी वही होगा। ठीक है, ये 2024 के अभी तक आंसर की नहीं है, ये मेरी तरफ से मेरे आंसर है। ठीक है, पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, अरे ये तो अभी लग रहा है, आगे नहीं गया। फिर से वही आपका सेम आर्टिकल 21, इतना बढ़िया आंसर है। राइट टू प्राइवेसी यूपीएससी का फेवरेट बन चुका है। ये लड्डू वो देता है जो मैं आपको बताता हूँ, वो चाहता है भाई 2 नंबर तो ले आओ। ठीक, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द एथिक्स कमेटी इनिशियली वाज एडॉक्स कमेटी। प्रारंभिक यह तत्वर समिति थी, बिल्कुल ठीक है। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक कंप्लीमेंट रिलेटेड टू एनी मेंबर, बिल्कुल ठीक है। जो 3 कमेटी जो आपकी मेन है, पब्लिक कमेटी, वैसे तो 7 कमेटियां हैं टोटल जिसमें जेपीसी वगैरह सब कुछ एड ऑन है, लेकिन पब्लिक कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, अरे ये आपकी एथिक्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कैन नॉट टेक अप एनी विच इज सबजुडिशियल। ठीक है, इसमें आपकी एथिकल कमेटी जो इसमें आपके जो मेंबर होंगे एथिक्स में वो 30 होंगे और 30 के 30 लोकसभा से होंगे। और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में आपके 22 मेंबर होते हैं जो आपके 15 एलएस से होंगे और 7 आरएस से होंगे। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सेम पब्लिक में 15 एलएस से होंगे और आपके 7 आरएस से होंगे। ये सेम इस कमेटी में होता है, तो डी इसका आंसर है। ये सारी स्टेटमेंट जो है एकदम ठीक दी गई है। ठीक, उम्मीद है आप सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। वीडियो को पूरी देखना, ना समझ में आए तो रिपीट कर करके देखना। ठीक है, और कमेंट देते रहना, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नहीं है जो मैं आपके सारे कमेंट देखूं। ठीक है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम करंट का क्वेश्चन था ये एक तरीके से, लेकिन ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, इतना करंट का भी नहीं बोल सकते, पर करंट में ये वो हुआ था। प्रोवाइड विल कम इनटू इफेक्ट एंड 18th लोकसभा। 18th लोकसभा जहां भी आपको देखे ना 17 लोकसभा 18 लोकसभा, 99% चांस है वो गलत होगा, क्योंकि लोकसभा आपकी ये देता है। ठीक, तो इसका आपका 18th नहीं है, 18th करंट चल रही है। ये जो आपका इफेक्ट होगा 19 से होगा। ठीक, दिस विल बी फोर्स 15 ईयर बिकमिंग एक्ट, भी ठीक है। दे आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन सी शेड्यूल वुमेन विद कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्टेड। इसका आंसर आपका फर्स्ट रॉन्ग होगा, सेकंड फिर राइट होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। अगर जो आपको पता हो तो करे, वरना 99% ट्रिक लगा देना और फर्स्ट को एलिमिनेट कर देना।
ठीक है, 99% ट्रिक लगा देना। विद द रेफरेंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर से देख रहे हो कितने क्वेश्चन देता है यूपीएससी। ही शैल नोट प्रिसाइड, जब उसके साथ रेजोल्यूशन चल रहा हो रिमूवल का, तो वो क्या करेगा, रिमूवल हो रहा है तो क्या करेगा, ही शैल नॉट बी प्रिसाइड, बिल्कुल ठीक है। ही शैल नॉट टू हैव द राइट टू स्पीक, भाई राइट टू स्पीक तो हर किसी को है, राइट टू स्पीक तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हर किसी के पास है राइट टू स्पीक, उसे बोलने का तो है। ही शैल नॉट बी इनिशिएट टू वोट ऑन रिजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट वो नहीं देगा, ठीक है। तो अब हम इसे सेकंड को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट आपका आंसर, वो वोट नहीं डालता, अगर जो उसके खिलाफ महाभियोग चल रहा है तो वो वोट नहीं डालता, केवल वो प्रिसाइड नहीं करेगा। तो ए इसका आंसर है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट वो गलत है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर किसी के पास है, ठीक। इसको पढ़ो। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा लेफ्ट से और इस डिसोल्यूशन, ठीक है। अगर जो पेंडिंग है वो पास ही नहीं हुआ तो वो लेफ्ट से ही होगा। अब बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लेफ्ट से और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये भी आपका ठीक है। अब बिल इन रिगार्ड विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज रिटेंशन ऑफ सम ऑन द हाउस ऑफ जॉइंट सिटिंग लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति सदन में संयुक्त एक्ट आयुक्त करने का अपना सूची दिया लोकसभा के विघटन पर प्रगत हो जाता है, नहीं ये गलत है। अगर जो पहले नोटिफाई कर चुका है लोकसभा आपकी जॉइंट सिटिंग करने वाली है लेकिन वो विघटित हो गई, तो जो बिल है वो लैप से नहीं होगा, जो नेक्स्ट लोकसभा होगी वो आके उसे अटेंड करेगी, क्योंकि उसके आदेश मिल चुके हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 और 2 होगा, और हम आंसर की कहीं जाया करेंगे, पर 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। पार्लियामेंट प्रोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हर चीज में प्रेसिडेंट को एडवाइस रिक्वायर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़ के, उसकी प्रेसिडेंट, बल्कि वो भी उससे ही पास होके आता है। अगर वो इमरजेंसी भी दे रहा है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस टाइम पे उसे कहेंगे इमरजेंसी लगा दो, फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से पास करा के उसको बहुमत देते हैं, ठीक है। प्रोविजन हाउस जनरली डन बाय हाउस ऑफ सिंस टाइम देयर इज नो बार ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविजन हाउस व्हिच इज सेशन, वहां प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो सुप्रीम ऑफ अथॉरिटी है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेम इन एक्सप्रेशन क्रिस्टमाटिक, ठीक। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सरकमटेंसेस को छोड़कर, एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, सरकमटेंसेस छोड़कर क्या मतलब, अगर जो उसे प्रेसिडेंट बाय चांस नहीं है और उसे लोकसभा का विघटन करना है तो वो क्रिस्टमाटिस है ये आपके, ठीक। सरकमटेंसेस, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, बहुत देर हो गई ना बोलते बोलते। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा मेरे हिसाब से, और हम आंसर की इंतजार करेंगे, ठीक। ये आपके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पूरे होते हैं। इस पूरे सेशन में आपका रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और कमेंट का रिप्लाई साथ साथ करता रहूंगा। मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, वो नहीं है, तो ये आपका लाइव जो सेशन होगा मेरा रिकॉर्डिंग सेशन होगा, मैं कमेंट में आपके साथ बना रहूंगा, लेकिन वो लाइव चलता रहेगा, कोई दिक्कत ना ले, आप पढ़ना और मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता रहूंगा। ये जो सेशन लाइव चलेगा लेकिन ये रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, और रिकॉर्डेड 1 घंटे पहले होगा, ज्यादा नहीं। तो ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, अरे थैंक यू नोट छोड़ देना अगर आपको समझ में आए, ठीक। और नेक्स्ट जो होगा आपका सेशन किस चीज को होगा, वो भी 2019 से 2024 के PY2 की तक ही होगा, और वो सेशन मेरे हिसाब से इकोनॉमी का होगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना और मेरे को फीडबैक देना, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, सब चीज उस पर रिलेटेड वहीं पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।